देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी में हाजीपुर के लाल ने कमाल कर दिया है। पूरे भारत में 391 रैंक इनका आया है। और कैसे इन्होंने इस मुकाम को पाया, क्या इनका स्ट्रेटजी था, कैसे इन्होंने तैयारी किया, बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भैया पहले आपको। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन। सौरभ सुमन। हाँ जी। हाजीपुर से ही है? हाँ जी, हाजीपुर प्रॉपर हाजीपुर से जी। अच्छा, ये देश का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, उसमें आप जो है सफलता प्राप्त करते हैं। जब फाइनली रिजल्ट आया तो उस समय कैसा लगा था आपको? बहुत खुशी होता है क्योंकि काफ़ी साल से कोशिश कर रहा था। तो सालों की मेहनत जब एक पीडीएफ से खुलती है तो काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत खुशी हुई। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट था जी। अच्छा, उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? 4 अटेम्प्ट में आपको असफलताएं मिली, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था उसमें? कभी प्री नहीं निकल रहा था, कभी मेंस में कम मार्क्स आ जा रहे थे जी। और मेंस में 7 पेपर होते हैं तो कभी 3 पेपर अच्छा हो गया, 2 पेपर खराब हो गया। उस टाइप से काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, तो उन सबको सही करते करते थोड़ा टाइम लग गया। जी, मतलब 4 बार असफलताएं मिली। उसमें बच्चे होते हैं काफी टूट जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो जब असफलताएं मिल रही थी आपको, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे? ये सिविल सर्विसेज ऐसा फील्ड ही है जहां आपको अगर काम करना है तो खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। जी। अगर आप मेंटली उतने कैपेबल नहीं है फेलियर्स लेने के लिए, 1-2 फेलियर के बाद आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो फिर ये जो जॉब का जो प्रोफाइल है वो आपके लिए शायद सुटेबल नहीं है। जी। तो मेंटली खुद से तो मैं स्ट्रांग था और मेरी फैमिली मुझे काफ़ी बैकअप दे रही थी। जी। तो इमोशनली मेंटली मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी। और कौन सा आपका मीडियम था? इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। हाँ जी। काफी बच्चे इस बार बोल रहे हैं कि इस बार हिंदी मीडियम का मतलब जलवा उस तरह से देखने को नहीं मिला, तो बच्चे जो है मोड और ऑप्शनल पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ डिफरेंस लगता है इंग्लिश और हिंदी में? हिंदी मीडियम में मैं कुछ अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहा। हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज थोड़े कॉन्स्ट्रेंड होते हैं, तो लोग उतना बढ़िया ट्रेन नहीं हो पाते जितना बढ़िया इंग्लिश मीडियम में ट्रेन हो जा रहे हैं और उतना जितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मोड को लेके इधर उधर अपना दिमाग व्यतीत ना करें कि मैं इस मोड में शिफ्ट हो जाता हूँ तो शायद मेरे नंबर अच्छे आ जाए, या इस ऑप्शन में शिफ्ट हो जाऊँ तो नंबर अच्छे आ जाए। आप जो चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपने कोशिश की है उसमें आप कुछ तो आगे बढ़े ही हैं, तो बस आपको थोड़ा और आगे पुश करना है, भले ही मोड हो या ऑप्शनल हो, आप वो कट ऑफ पार कर जाओगे। जी। पिछले 4 अटेम्प्ट में आपको जो है असफलताएं मिली थी, 5वीं बार आपको सफलता मिली, तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन क्या कुछ मन में चल रहा था? मतलब माइंड कांस्टेंट था, नर्वसनेस था, क्या कुछ चल रहा था? हाँ, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है। जी। मेरा तो बीपीएससी का मेंस भी था, तो मैं एक्चुअली बीपीएससी का मेंस देने ही आया था यहाँ पे। अच्छा। तो 21 तक तो मैं बीपीएससी मेंस ही पढ़ रहा था, बट 22 को मेरी उतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। जी। क्योंकि रिजल्ट का पता था कि 22 को रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी एंग्जाइटी थी। बट फिर रिजल्ट आ गया और सब। अच्छा, तो रिजल्ट आप खुद से चेक किए थे, कोई और चेक कर रहा था? नहीं, रिजल्ट मैं और मेरी फैमिली बैठ के चेक ही कर रहे थे जी। बार बार साइट देख रहे थे, चैनल्स देख रहे थे। और जैसे रिजल्ट आया तो हमने पीडीएफ खोला और पीडीएफ खोलते के साथ ही मेरे दोस्त का मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा। कि आईएएस भाई 391 रैंक। तो हमें पता चल गया कि आईएएस मिलना है, 391 रैंक है। मतलब दोस्तों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है अपने दोस्त को लेकर, रिजल्ट को लेकर, है ना? हाँ, लाइक खुद का रिजल्ट सर्च करने में थोड़ी नर्वसनेस रहती है कि लोग यूजुअली सर्च करना नहीं चाहते हैं, बट जो दोस्त होते हैं वो काफी एक्साइटेड रहते हैं। उनको रोल नंबर नाम सब पता रहता है, वो रिजल्ट आते ही सर्च कर लेते हैं फट से और मैसेज कर देते हैं। जी। सफलता का श्रेय अक्सर टॉपर माता पिता को तो देते ही हैं और लाजमी है, देना भी चाहिए। इसके अलावा माता पिता के अलावा कौन से आपके लाइफ में ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आपको काफी मोटिवेट किए? पेरेंट्स के अलावा मेरे दोनों भाइयों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। जी। और फैकल्टी और टीचर्स वो तो अनसेड है कि उनका रोल काफ़ी अहम होता है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे 5 साल के जर्नी में जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने में काफ़ी मेहनत की है। जी। और फाउंडेशन तो यहीं हाजीपुर से बिल्ड हुआ है, तो यहाँ के टीचर्स को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा फाउंडेशन दिया जिसमें मैं ऊपर बिल्ड कर सकूँ। जी। स्टार्टिंग की आपको जो स्टडी थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी स्टार्टिंग की स्टडी यहीं सेंट जॉन्स अकेडमी से शुरू हुई थी। सेंट जॉन्स अकेडमी? हाँ जी। अच्छा, 10th कब दिए थे आप? 2012 में। 12। हाँ। और 14 में? 14 में मैंने 12th किया था, वो किया था डीपीएस बोकारो से। अच्छा, तो ये प्रिपरेशन आपने यूपीएससी का कब से शुरुआत किया? ये फिर मैंने 2018 में एनआईटी इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल में, और उसके बाद से मैं फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में लग गया था। मतलब लगभग 7 साल लग गए। जी। तो इतनी 7 साल काफी लंबी समय हो गई। बहुत सारे बच्चे जो है टूट जाते हैं, इसमें जो है फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चे जो है बिखरने लगते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। फैमिली का प्रेशर भी, अगर
मिडिल क्लास फैमिली से तो काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगता है, तो उस समय आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे थे जब आपको असफलता मिल रही थी? तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि फाइनेंशियल बैकिंग थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे लिए, मुझे उस बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा। जी और बाकी जब रिजल्ट्स फेलियर्स आते थे तो आप खुद के अंदर एक बार झांको कि शायद आप में एक्चुअल में कमी कुछ हो जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, और खुद पे बिलीव करना भी चाहिए कि नहीं मेरे से नहीं होगा। ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको अपने अंदर ये रखना पड़ेगा एटीट्यूड कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, मेरे में कुछ खामियां थी और मैं उन्हें अगले टाइम में इम्प्रूव कर सकता हूँ, जी और ये मेरे बस की है, मैं कर सकता हूँ। अगर ये फीलिंग आप में है तो आप पीछे नहीं हटोगे फिर। जी। आजकल जो बच्चे या लड़कियां टॉप करते हैं तो एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलता है, ट्रेंड चलता है कि कौन सा बुक सबसे बेस्ट रहता है इस पढ़ाई के लिए, तो कौन सा बुक से आप पढ़ाई किए थे? यार ये इसमें इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जी बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं उनको ऐसे ऐसे लिस्ट तो नहीं कर सकता। अगर मुझसे कुछ 2-3 बुक आप पूछेंगे, जैसे कि स्पेक्ट्रम है जी हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, वैसे इकोनॉमी के लिए तो मैंने अपने कोचिंग के नोट्स ही यूज़ किए थे। जी तो ऐसे बहुत बहुत वेरिड बुक्स हैं। स्पेशली मैं बुक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से लोग एक्सेस कर सकते हैं। जी। देश का सबसे बड़ा एग्जाम बोला जाता है यूपीएससी को, तो टॉपर्स अक्सर लोग पूछते हैं या उम्मीद करते हैं कि 17 से 18 घंटे पढ़ाई करते होंगे। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? इस 17 से 18 घंटे पढ़ाई करना सस्टेनेबल नहीं है जी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। जी तो मैक्सिमम अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हो तो 10-12 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जी उससे ज़्यादा आप खींच नहीं सकते हो। और क्योंकि डेली करना होता है ये चीज़, तो डेली 17 घंटे 18 घंटे ही वो लगभग इम्पॉसिबल है। आप 10-12 घंटे करो, वो मोर देन इनफ होता है, जी। और उतने उतने करके आप क्वालिफाई कर सकते हो। फ्रेशर्स कैसे तैयारी करें? जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इस साल, तो जो आप करना चाहते हैं यूपीएससी, वो कैसे शुरुआत करें इसका प्रिपरेशन? प्रिपरेशन की शुरुआत आप पीवाईक्यू से कर सकते हो। सबसे पहले तो पीवाईक्यू आप खोल के देखो कि आयोग है वो क्या पूछ रही है, वो जी। क्या क्या ढूंढ रही है एस्पिरेंट्स में। आप पीवाईक्यू देखो, फिर बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज होती हैं, उन्हें आप देख सकते हो। और एनसीईआरटीज करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिनकी बुक लिस्ट वाइडली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उन पे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, और ऐसे ही प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जी। जो बच्चे इस बार देने वाले एग्जाम को क्या बोलना चाहते हैं आप? बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा जी कि आप अपने मेहनत में लगे रहें, और अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्स ना करें, सोर्सेज को कंस्टेंट रखें, और उन्हीं सोर्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। भले आप एक ही किताब पढ़े, लेकिन उन्हें बार बार पढ़े। इससे 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 बेहतर, मतलब एक से ज़्यादा किताब पढ़ना उससे बेहतर है ये। जी। तो एक सोर्स रखिए और उसको बार बार रिविजन करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से भैया आपको। थैंक यू।